आज की जो हमारी शीट है उसे डिस्कस करते हैं। कूल अंडर प्रेशर। भाई देखो, कूल अंडर प्रेशर का क्या मतलब होता है। कूल अंडर प्रेशर का मतलब होता है कूल एज कुकुम्बर। कूल एज कुकुम्बर। भाई इन दोनों ही इडियम्स का मीनिंग होता है कि किसी डिफ़िकल्ट टाइम में, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ढंग से और चैन से किसी चीज़ के बारे में सोच लेना। भाई मन को विचलित किए बिना अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लेना, यानी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। भाई एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। तो ये तो बात हो गई टाइटल की। अब एक बारी शीट को डिस्कस करते हैं, एरर्स को देखते हैं। 20 एरर्स थे, काफ़ी आसान से ही एरर थे। आओ देखते हैं। द ट्रेजिक डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु, वन ऑफ देम ए श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी लिविंग इन इंडिया। भाई देखो, आपने सीखा था 2 कोमास 2 एरोज या इस तरह के किसी साइंस के बीच में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। एक बारी अगर मैं इसे काट देता तो क्या मैं सेंस कन्वे कर पाता। देखते आ जाओ। द ट्रेजिक डेथ ऑफ 4 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु allegedly when the Sri Lankan Navy was about to arrested them last week is yet another instance of the unresolved fisheries conflict in the Pak Bay taking an unacceptable toll of lives। भाई एक्चुअल में बात क्या हुई, जो हमारे 4 मछुआरे थे, फिशरमैन होता है मछुआरे, और ट्रेजिक डेथ, उनकी डेथ हो गई। कैसी ट्रेजिक? ट्रेजिक का मतलब होता है भाई समथिंग शॉकिंग या फिर बैड कहते भी है, यहीं से तो वर्ड बना था बच्चों। क्या समथिंग बैड या समथिंग शॉकिंग, यहीं से तो वर्ड बना था ट्रेजिडी। देखो ट्रेजिक एक डेथ, इसके बाद एक नाउन आया, यानी नाउन से पहले जो आया ये क्या था बच्चों? एडजेक्टिव था। ट्रेजिक डेथ और नाउन बनाना होता, जब अगर ट्रेजिक से नाउन बनाना होता तो मैं बना देता क्या? ट्रेजिडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरर की बात आई। 4 फिशरमैन, देखो 4 थे फिशरमैन, इसीलिए इसने MEN लगाया। MEN जब भी होता है भाई तो प्लूरल होता है, और ये MAN जो होता है ये सिंगुलर होता है। ये होता है मैन और ये होता है मैन, ये होता है मैन और ये होता है मैन। ठीक है, तो ये कहते हैं भाई 4 मछुआरों की डेथ हो गई जो तमिलनाडु से थे, और उनमें से एक क्या था? एक तो श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी था लिविंग इन इंडिया। भाई था तो श्रीलंका से ही, लेकिन तमिलनाडु में रहता था। रेफ्यूजी था, भारत के अंदर तमिलनाडु में रहता था। एलिजेडली व्हेन द श्रीलंकन नेवी, डेथ कैसे हो गई? कथित तौर पर। एलिजेडली का मतलब ही होता है कथित तौर पर। जब श्रीलंकन नेवी ने क्या किया? वाज अबाउट टू अरेस्टेड देम लास्ट वीक। भाई एरर मिला अबाउट टू का। देखो अबाउट टू के बाद ना वर्ब की V1 फॉर्म लगाते हैं। अबाउट टू के बाद बच्चों हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? V1 फॉर्म लगाते हैं। और ये अबाउट टू अपने आप में टेंस डिसाइड नहीं करती, इससे आगे आने वाली वर्ब ही टेंस डिसाइड करती है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम अबाउट टू लीव। भाई मैं ना अब बस जाने वाला हूँ, मैं कहीं ऑफिस वगैरह में हूँ और मैं अपने घर जाने वाला हूँ, यानी आई एम अबाउट टू लीव। यानी अबाउट टू के बाद मैंने V1 वर्ब लगाई, और टेंस इससे पहले वाली वर्ब ने डिसाइड किया। इस अबाउट टू प्लस V1 ने टेंस डिसाइड मेरा नहीं किया। एक और एग्जांपल से सीख लेते हैं। आई वॉज, मैं कहता हूँ आई वॉज अबाउट टू डाई। भाई मैं बस मरने ही वाला था। कहीं हो सकता है भाई, कहीं मैं नदी वदी में डूब रहा था, बस मैं मरने ही वाला था, इतने में मदद आ गई। यानी अबाउट टू का मतलब जो चीज़ बस होने वाली है, होने वाली है नहीं, होने वाली। अब इसके आगे अगर एम लगा दिया, इज़ लगा दिया, आर लगा दिया, तो भाई प्रेजेंट की चीज़ है, जो चीज़ होने वाली है। और अगर इसके आगे वॉज वर लगा देता तो भाई ये क्या सेंस दे देता? ये पास्ट की सेंस दे देता कि ऐसी चीज़ होने वाली थी। जिस तरह अबाउट टू हमने किया, तो यहाँ एरर तो मुझे मिला अरेस्टेड का। अरेस्टेड नहीं बच्चों, यहाँ वर्ब की V1 चाहिए थी, तो मैं अरेस्ट लगा देता। जिस तरह अबाउट टू को हमने किया, उसी तरह से हमने एक और चीज़ भी सीखी थी, शायद आपको याद हो, मुझे याद है। आई एम गोइंग टू मेक। भाई मैंने बताया भी था, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सैलून। भाई मैं एक सैलून शुरू करने वाला हूँ। तो यहाँ भी देखो इस गोइंग टू प्लस V1 ने टेंस डिसाइड नहीं किया, टेंस इस एम ने डिसाइड किया। हो सकता है मैं वॉज लगा देता, आई वॉज गोइंग टू मेक, मैं कुछ बनाने वाला था। यानी इनसे पहले वाली जो वो भाई वो टेंस डिसाइड करती है, ये तो फिक्स होते हैं, इनके साथ V1 आती है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ सिखाने वाला था क्या? येट अनदर इंस्टेट अनरिजॉल्व फिशरीज। कुछ एक चीज़ और मुझे मिली। भाई कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि जो हमारे 4 मछुआरे थे, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो एक पानी का थोड़ा सा सागर है ना, ऐसा ही तो हमारा भारत देश है, और यहाँ ये श्रीलंका, ये जो बीच का एरिया है ना बच्चों, इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। इसके बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा चलता है, ये कहते हैं इनका है, हम कहते हैं जी हमारा है। तो यहाँ कुछ मछुआरे थे, इनकी नेवी ने उनको मार दिया, तो वही झगड़ा चल रहा है। तो अब ये कह रहे हैं टोल ऑफ लाइफ्स। देखो टोल ऑफ लाइफ भी लगता है,
टोल ऑफ के बाद लाइफ वर्ड लग सकता है, लेकिन लाइफ वर्ड नहीं लगता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो कई सारी जानें जाती है, तो भाई लाइफ वर्ड लगा देता है। ठीक है, इसी तरह से सिखाने वाली जो एक चीज़ मिली, डेथ टोल भी होता है, किसी ना किसी क्लोज टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, डेथ टोल भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाहिल फिशरमैन इन तमिलनाडु से द 4 किल्ड इन एन अटैक बाय द श्रीलंकन नेवी। भाई जो मछुआरे हैं ना तमिलनाडु के, वो तो कह रहे हैं कि ये चारों कैसे मरे, इनकी नेवी ने, श्रीलंकन नेवी ने अटैक किया। द लेटर मेंटेन्स, लेकिन बाद वाले यानी श्रीलंकन नेवी, लेटर का मतलब हो गया ना बाद वाला, भाई श्रीलंकन नेवी क्या कहती है कि भाई उससे नहीं मरे ये, हमारे अटैक से नहीं मरे, ये तो पहले ही मर गए थे। दे डाइड व्हेन देयर ट्रैवलर कोलाइडेड विद ए नेवल वेसल व्हाइल ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग एप्रीहेंडेड। कुछ सीखने वाली चीज़ें मिली। देखो ट्रैवलर होता है जो ये मछुआरे वगैरह नाव लेके जाते हैं ना अपनी, उसको ट्रैवलर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें सीखने वाला मिला वेसल। भाई वेसल होता है पानी का बड़ा सा जहाज, एक शिप होती है और उससे भी बड़ा जहाज, उसे वेसल बोल दिया जाता है। और यूँ भी नहीं समझ पाए तो यूँ समझ लेते, इसके आगे नेवल वेसल दिखा, नेवल के पीछे एल दिखा, जिसके पीछे एल दिख जाता है वो तो एडजेक्टिव होती है, ये एडजेक्टिव था। और नेवी इसके आगे था, यानी रिलेटेड टू नेवी। वेसल कैसी थी भाई, नेवी से रिलेटेड थी। तो ये श्रीलंकन नेवी कहती है भाई हमने नहीं मारा, उनका जो ये बोट वोट थी वो हमारे नेवल वेसल से टकरा गई थी, जब हम उन्हें पकड़ने वाले थे वो भाग रहे थे, इस चक्कर में हादसा हो गया। सीखने वाली चीज़ जो एरर आया, देखो द 4 किल्ड नहीं, 4 लोगों ने किल थोड़ी किया भाई, उनकी तो डेथ हो गई, तो उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्हें मार दिया गया। यानी यहाँ द 4 किल्ड नहीं बच्चों, द 4 वर किल्ड। पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी भाई, सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर थोड़ी है, यहाँ सब्जेक्ट तो इस वर्ब का रिसीवर है। और जब भी ऐसी फॉर्मेशन हो तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं पैसिव वॉइस। इसके अंदर एक और मुझे सिखाने वाली बात मिली आपको, भाई दा तो एक आर्टिकल था और हमने सीखा आर्टिकल के बाद क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। लेकिन फोर तो बच्चों एक एडजेक्टिव था, 4 बॉयज़ होता है, 4 बेंचेस होता है, 4 एडजेक्टिव था। लेकिन आप यहाँ से सीख लो कि इस 4 को नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। हर चीज़ नाउन होती है भाई, ये 4 नाउन भी है, 4 इसने नाउन की तरह यूज़ कर लिया, ओके था। किसी बच्चे को यहाँ एरर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India has lodged a strong protest with the Sri Lankan authorities, who has set up a committee to find a permanent solution to the incursions by Indian fishermen। भाई एरर तो मुझे देखते ही मिल गया। Who, which, that जब भी कभी सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। यहाँ अथॉरिटीज़ था और प्लूरल था तो हैज़ नहीं बच्चों, यहाँ वर्ब क्या आ जाती है आपकी, हैव। यहाँ वर्ब क्या आ जाती, हैव आ जाती। एक सीखने वाली वो कैब मुझे मिली इनकर्जन्स। और भाई इनकर्जन एक नाउन था, कैसे पता चला, इसके पीछे एस लगा के इसका प्लूरल बनाया गया था। ओके था, ये मैं बस बताने के लिए कह रहा हूँ, ये इनकर्जन एक नाउन है और इसका प्लूरल लगा के इनकर्जन्स बना दिया। इसका क्या मतलब होता है भाई, टू एंटर ए टेरिटरी इलीगली, टू एंटर ए टेरिटरी या फिर टू एंटर ए टेरिटरी या फिर एन एरिया इलीगली। भाई ज़बरदस्ती किसी जोर ज़बरदस्ती से आप जब किसी एरिया में घुस जाते हो। देखो इसके अंदर रूट वर्ड थी, हमने पहले भी सीखा था ये वर्ड डेली डोज के अंदर, इनकर्जन। कर का मतलब होता है भाई चलना और इन का मतलब अंदर। ये हमारा देश है, यहाँ से चलते चलते आए और हमारे देश के अंदर घुस रहे, यानी अवैध तरीके से हमारे देश में घुस रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेस देन ए मंथ एगो दैट द 2 countries resumed discussions through its joint working group on fisheries after a 3-year gap। भाई बच्चों एक बात बताओ, हमने तो शीट की है इट्स वाली, हमें पता है कि जब भी प्लूरल की बात हो जाएगी तो हम देयर लगाएंगे। तो 2 कंट्रीज ही बात कर रही हैं क्या, या एक कंट्री है? 2 कंट्री बात कर रही है साथियों। अगर 2 कंट्री बात करी है तो इट्स नहीं, मुझे यहाँ क्या लगाना था बच्चों, मुझे यहाँ देयर लगाना था। आगे बढ़ते हैं। इंडिया sought द अर्ली रिलीज ऑफ फिशरमैन अरेस्ट इन श्रीलंकन वाटर्स एज वेल एज द बोट्स इन श्रीलंकन कस्टडी। भाई यहाँ सीखने वाली 2-3 चीज़ें आ गई। पहली चीज़, फिशरमैन क्या था, एक नाउन था और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है जी, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ अरेस्ट तो एक वर्ब थी, मुझे इसमें अरेस्टेड चाहिए था। वर्ब की 3rd फॉर्म लगा देता, पास्ट पार्टिसिपल बना के मैं इसका एडजेक्टिव लगा देता। अब कुछ बच्चों को शायद डाउट आ जाए कि जी आज तक तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आया था, आज पीछे कैसे आ गया। भाई जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
कौन से वाला एडजेक्टिव कहते हैं बच्चों? उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब भी कभी ये एडजेक्टिव मेरा नाउन से पहले आ जाए, और भाई जब ये नाउन के बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो उसे बच्चों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो फिशरमैन को क्वालिफाई, फिशरमैन की कैसी स्टेट थी? अरेस्टेड स्टेट थी, इसीलिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी। वाटर से किसी को डाउट आ गया क्या? भाई वाटर्स का मतलब होता है ए बॉडी ऑफ वाटर। भाई ऐसी बॉडी जिसमें वाटर हो, यानी कोई अरब सागर हो गया, कोई महासागर हो गया, कोई ओशन वगैरह हो गई, उस सेंस में यूज़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। श्रीलंका अंडरस्कोर्ड द नीड टू कर्ब द इलीगल फिशिंग विच एडवर्सली अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ इट्स वॉर अफेक्टेड फिशरमैन। भाई इसके अंदर एरर क्या दिखा? इसके अंदर बेसिक सा एरर दिखा। बेसिक एरर तो नहीं था, एरर तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ भाई बच्चों यहाँ इफ़ेक्ट्स नहीं आना था, यहाँ अफेक्ट आना था। यहाँ क्या आना था? अफेक्ट आना था। भाई यहाँ एक वर्ब चाहिए थी, सीधी सी बात है। आपने देखा है एडवर्सली तो एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद एडवर्ब किसे क्वालिफाई करेगा? ये तो नाउन है, एक वर्ब को, तो यहाँ अफेक्ट चाहिए था। अब बात कर लेते, अफेक्ट नहीं अफेक्ट चाहिए था, हाँ अफेक्ट चाहिए था, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में चाहिए थी। अब बात कर लेते एक बारी अफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क क्या होता है। भाई ये अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, किसी चीज़ पर प्रभाव डालना, टू डू समथिंग, भाई कोई नतीजा, टू डू समथिंग, भाई कोई चीज़ पर अफेक्ट पड़ेगा, यानी कोई प्रभाव डालना। और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, रिजल्ट। जैसे आप देखो, आपने सीखा भी होगा इफेक्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को डीएम से लिख रहा हूँ, जो नोटबंदी हुई थी ऑन जीडीपी। भाई उस जो डीमोनेटाइजेशन हुई उसने जीडीपी के ऊपर क्या प्रभाव डाला, क्या प्रभाव डाला, यानी प्रभाव। अगर ऐसे भी नहीं समझे तो इसको समझाने का एक बहुत बेसिक सा तरीका मैं लगाता हूँ। भाई एक अमन है, ये एक अमन नाम का बच्चा है, और ये भाई एक बमन नाम का बच्चा है। ये अमन तो हंस रहा है और ये बमन बेचारा रो रहा है। क्यों रो रहा है? ये अमन है और ये मेरा बमन है। भाई इस अमन ने क्या किया? इस बमन को धक्का मार दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर मार दिया, यानी अमन ने क्या किया? टू डू समथिंग, यानी अमन ने इस बमन को अफेक्ट किया, कोई ना कोई चीज़ की, यानी कोई वर्ब की, इसे अफेक्ट किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? भाई बमन को जैसे ही धक्का लग गया पानी के अंदर, भाई बमन को जैसे ही पानी के अंदर धक्का लग गया, तो जो ये हमारे बमन भाई साहब थे, ये क्या हो गए बच्चों? ये गीले हो गए। और भाई बमन गीला हो गया तो बमन के गीला होने से बमन निराश हो गया। एक मिनट, यानी अमन ने जब बमन के ऊपर कुछ काम किया, कोई वर्ब की बच्चों, तो उसने क्या किया? उसने उसे अफेक्ट किया, उसने उसे अफेक्ट किया। लेकिन बमन के ऊपर उस चीज़ का क्या पड़ा? बमन के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ा, और उसका इफ़ेक्ट था पानी के अंदर धक्का मार दिया, इसीलिए वो बेचारा गीला हो गया। इस तरीके से समझ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे? 7th सेंटेंस। व्हेन द टू साइड्स डिसाइडेड टू क्रिएट ए जॉइंट वर्किंग ग्रुप सम ईयर्स एगो दे हैड एग्रीड दैट देयर वुड बी नॉट वायलेंस और लॉस ऑफ लाइफ इन हैंडलिंग द फिशरमैन एंड दैट ए हॉटलाइन वुड बी इस्टेब्लिश बिटवीन द रिस्पेक्टिव कोस्ट गार्ड। भाई कुछ सालों पहले भी झगड़ा हुआ होगा, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि आपस में लड़े झगड़ेंगे नहीं, ना तो ज़िंदगी का नुकसान होगा ना कोई वायलेंस होगी, आराम से सुलझा लेंगे। बात आई सीखने वाली वॉयलेंस। क्या वर्ड आया मेरे पास? भाई वॉयलेंस। भाई वॉयलेंस तो एक नाउन था, कैसे पता लगा? अगर नहीं समझ पाए तो यूँ देख लेते, इसके आगे आर्टिकल फिट बैठता है, द वॉयलेंस। बहुत बार सुना है भाई द वॉयलेंस। जो शोर शराबा था, जो हिंसक एक्टिविटी थी, उसको वॉयलेंस को कहते ही है ना भाई, एग्रेसिव एक्टिविटी। तो ये एक नाउन था, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है बच्चों? नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। लेकिन ये मेरी नोट तो ओनली एडवर्ब थी, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ नो लगा देता, यानी यहाँ एरर क्या होता? नो आना था। भाई करेक्शन तो ये होती। लेकिन अब कुछ सीखने वाली बातें आई। सीखने वाली बात ये आई भाई कि नो कई तरीके से काम करता है। नो मेरा एडवर्ब की तरह भी काम कर जाता है, नो मेरा एडजेक्टिव की तरह भी काम कर जाता है, और बच्चों कभी कभी ये नो नाउन की तरह भी काम कर जाता है। नो एडजेक्टिव की तरह काम कैसे करता है? भाई मैं कई बार कहते भी तो है नो आर्ग्यूमेंट, कि अब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, या फिर नो डिस्कशन, कि अब इस चीज़ के ऊपर
कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। अब यहाँ आर्ग्यूमेंट भी नाउन है, डिस्कशन भी नाउन, और नाउन को क्वालिफाई जो करता है वो क्या होता है जी, जो नाउन को क्वालिफाई करता है बच्चों वो क्या होता है, वो तो एक एडजेक्टिव होता है। इसीलिए आपने देखा अभी अभी कि नो ने एडजेक्टिव की तरह काम कर लिया। अब एक बारी इसी नो को मैं एडवर्ब की तरह काम करवा दूं क्या? देखो मैं आपसे पूछता हूँ आर यू रेडी, मैंने आपसे पूछा आर यू रेडी, आप कहोगे नो। आपने एक बात कह के मेरी सेंटेंस को ख़त्म नहीं किया, एक्चुअली में मैं आपका मीनिंग समझ गया, लेकिन आगे सेंटेंस क्या बनता, आप कहते नो आई एम नॉट रेडी, कि सर हम रेडी नहीं हैं। अब रेडी क्या था भाई, रेडी तो एक एडजेक्टिव था, और यहाँ इस नो ने इस रेडी को क्वालिफाई कर दिया, नो आई एम नॉट रेडी, इसीलिए भाई ये एडवर्ब की तरह काम कर गया। अब बारी आती है, एक बारी इस नो को देख लेते हैं कि भाई ये नाउन की तरह कैसे काम करता है। आ जाओ, नाउन की तरह ये काम करता है जी। आई रिसीव्ड ए नो इन देयर रिप्लाई, भाई मैंने कहीं पर जॉब वॉब के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे ना कह दी। यहाँ आपने देखा ए आर्टिकल था, आर्टिकल के बाद नाउन आता था, तो यहाँ ये नो एक नाउन की तरह काम कर गया। तो बच्चों आज सीख लिया ना कि नो किस तरीके से काम करता है। बच्चों एडवर्ब भी बन जाता है। एडवर्ब जब बनेगा जब वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव जब बनेगा बच्चों जब नाउन को क्वालिफाई करेगा, और जब नाउन ही बनेगा तो भाई या तो आर्टिकल लेगा आगे पीछे या इसके बाद कोई वर्ब चेक कर लेना। 3 तरीक़ों से काम कर जाता है। और नोट सिर्फ एडवर्ब की तरह काम करता है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया नोट एडवर्ब कैसे है, तो एक बार देखो, हैव नॉट हेल्प्ड, कहते भी तो हैं ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, भाई उसने मेरी मदद नहीं की, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। अब मुझे बताओ, ही यहाँ मैंने हैव लगा दिया, चलो आई हैव नॉट हेल्प्ड, भाई यहाँ हैव एक हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्प्ड एक मेन वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा हमेशा क्या आता है जी, एडवर्ब आती है। और नोट आ रहा था तो नोट क्या था बच्चों, मेरी एक एडवर्ब थी। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द हॉटलाइन इज़ येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड एंड डेथ्स कंटिन्यू टू अकर। भाई येट टू बी जब सेंटेंस यूज़ होता है ना, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है येट टू बी डन। भाई अभी तक ये काम हुआ ही नहीं, तो ये कहता है अभी तक हॉटलाइन को इस्टेब्लिश किया ही नहीं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द हॉटलाइन इज़ येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड। ऑपरेशनलाइज्ड, भाई यहाँ ऑपरेशनलाइज नहीं, इसके पीछे डी लगा के इसे करेक्ट कर लेते। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं एक बारी। द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दैट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ द अप्रोच to this conflict has not always been discernible। भाई एक चीज़ सीखने वाली आई, these, देखो these आपने सीखा है बच्चों, this, that, these, those, बहुत बार ऐसा एरर आ चुका है। this, that, these, those, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव कब होंगे भाई, जब इनके बाद कोई नाउन आए। यहाँ आपको दिस, दीज के बाद एक नाउन दिखा कॉन्फ्लिक्ट, तो ये यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। और भाई दीज तो एक प्लूरल थिंग थी, दीज बॉयज़ बोल सकता हूँ लेकिन दीज बॉय नहीं बोल सकता। अगर इसको सिंगुलर नाउन चाहिए तो फिर मैं दिस लगाऊंगा। अब आपने देख लिया जी, कॉन्फ्लिक्ट तो एक सिंगुलर नाउन था, तो इस दीज को हटा के क्या कर देते, दिस कर देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। हैज़ नॉट ऑलवेज बीन डिसर्निबल, भाई इसका मतलब क्या होता है डिसर्निबल का, इस वर्ड का मतलब होता है जी जिसे समझा जा सके, जिसे समझा जा सके, विच कैन बी अंडरस्टूड, भाई जिस चीज़ को समझा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया। द प्लान टू विन अवे तमिलनाडु फिशरमैन फ्रॉम द टेंडेंसी टू एक्सप्लॉइट द रिमेनिंग फिशरी रिसोर्सेज ऑन श्रीलंकन साइड बाय रिप्लेसिंग देयर travelers with deep sea fishing vessels have not really taken off। भाई कितना भी बड़ा सेंटेंस हो डरना नहीं है। यहाँ आर्टिकल द दिखा और प्लान एक नाउन दिखा, और प्लान सिंगुलर था तो इसके लिए वर्ब देखो कितनी ही दूर आई। द प्लान हैव नॉट रियली टेकन ऑफ नहीं, प्लान सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी लेता बच्चों, सिंगुलर लेता। द प्लान हैज़ नॉट रियली टेकन ऑफ। कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई जो श्रीलंका वाले हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उन्हें वहाँ से मार पीट के भगा दो, और जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज है यानी जो भी मछलियाँ वगैरह हैं वहाँ पर समुंदर में, उनको हमारे श्रीलंका वाले ही इस्तेमाल करें, इसीलिए वो ऐसी घटनाएँ कर रहे हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग था।
attempts to forge a negotiated settlement through direct talks involving fishermen from both sides have also reached a stalemate। भाई have के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ रीच नहीं बच्चों, यहाँ क्या आ सकता था, यहाँ आना था रीच्ड। और भाई एक वो कैप दिखी मुझे इसके अंदर, स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या होता है भाई, चेस के अंदर जब ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई और मूव बचा ही नहीं, आपका जो वो राजा है वो फंस गया, उस चीज़ को स्टेलमेट कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ए कंडीशन व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। भाई आपके पास अब कोई चॉइस बची ही नहीं। हमने एक और वर्ड भी तो सीखा था, डेड लॉक। भाई लॉक हो गए एक दूसरे के आमने सामने, और कब तक रहेंगे, जब तक डेड नहीं हो जाते, यानी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आ गई, कोई और रास्ता बचा ही नहीं। और जब कोई चॉइस नहीं बचती ना बच्चों, तो उसके लिए एक इडियम भी मेरे पास आती है, मुझे अभी याद आ गई, होप्सन चॉइस। होप्सन चॉइस एक इडियम होती है जब भाई कोई चॉइस नहीं बचती। अब मान लो मेरी मम्मी ने बोला, मैंने कहा मम्मी क्या बनाया है, मम्मी ने बोला दाल बनाई है, खाना है तो खा ले। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इट वाज ए होप्सन चॉइस। भाई वो एक्चुअली में कोई चॉइस थी ही नहीं, वो तो मेरी मजबूरी थी। इस तरीके से रिलेट कर लो। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स इन तमिलनाडु रेयरली एक्नोलेज दैट द स्टेट्स फिशरमैन कंट्रीब्यूट इमेंस टू द प्रॉब्लम्स बाय क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर्स। भाई जो तमिलनाडु के राजनीतिक दल है ना, वो इस बात को एक्नोलेज यानी मानते ही नहीं कि जो हमारे राज्य के मछुआरे हैं वो कुछ समस्या करते हैं। समस्या कैसे करते हैं भाई, समस्या तो करते ही हैं, अपने भारत के क्षेत्र से, भारत की टेरिटरी से बाहर जाके मछलियाँ पकड़ेंगे भाई, तो श्रीलंका वाले फूलों से स्वागत तो नहीं करेंगे। पर वहाँ वोट बैंक की राजनीति है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो भाई कोई रोकता टोकता नहीं। नतीजा ऐसा होता है जिस दिन फंस जाते हैं बेचारों की जान चली जाती है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, फिशरमैन। देखो फिशरमैन एक नाउन था और प्लूरल था क्योंकि ईएन था, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी ये वर्ब थी। और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है जी, एडवर्ब करती है। तो यहाँ इमेंस नहीं, इमेंसली एलवाई लगा देते। आगे बढ़ते हैं। नोर इज देयर सफिशिएंट रिकॉग्नाइजेशन दैट द इनकर्शन इनटू श्रीलंकन वाटर्स इज ड्रिवन बाय ट्रैवलर ओनर्स हु फोर्स देयर पुअर एम्प्लॉयज टू डू सो, हु देन गेट किल और अरेस्ट लीडिंग टू द फेस्टरिंग कॉन्फ्लिक्ट। नोर इज देयर सफिशिएंट रिकॉग्नाइजेशन, भाई ये कहता है कि इस तरह की भी कोई बात सामने नहीं आई कि जो ये हमारे मछुआरे श्रीलंकन क्षेत्र में घुसते हैं उन्हें कौन फोर्स करता है जी, उनके बाय ट्रैवलर ओनर्स। ट्रैवलर ओनर्स जो होते हैं ना भाई, उनके जहाज वाज के मालिक वालिक, वो उन्हें फोर्स करते हैं कि जाओ यहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाओ, और नतीजा क्या होता है, बेचारे मार दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या था, देन गेट किल और अरेस्ट। गेट किल्ड नहीं, गेट किल नहीं बच्चों, मेरे मुंह से भी निकल गया, गेट किल्ड, गेट किल्ड और गेट अरेस्टेड, गेट अरेस्टेड। भाई ये तो V3 फॉर्म लेगा। गेट वर्ब जो होती है बच्चों V3 फॉर्म लेती है। जैसे एक सेंटेंस बोलता हूँ, गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, इसका मतलब होता है प्राप्त होना, कोई चीज़ आपको मिल रही है, आप कुछ खुद नहीं कर रहे, कोई चीज़ आपको मिल रही है, आप प्राप्त कर रहे हो उस चीज़ को। गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। अब भाई इस केस में क्या मतलब हुआ, मैं खुद अपने कपड़े थोड़ी धो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे कपड़े धो के मुझे दे दो, तो यहाँ भी V3। तो भाई वो खुद थोड़ी अरेस्ट हो रहे हैं बेचारे, वो तो धक्के से उन्हें फंसाया जा रहा है, तो या तो उन्हें मार दिया जा रहा है या उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये था एरर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखने को मिली, फेस्टरिंग कन्फ्लिक्ट। भाई फेस्टरिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट तो एक नाउन था और फेस्ट बच्चों एक वर्ब थी। इस वर्ब का मतलब होता है टू इंक्रीज, जो चीज़ बढ़ती जा रही हो उसे कहते हैं हम क्या, टू इंक्रीज। भाई फेस्ट वगैरह नहीं होते, कॉलेज में पार्टी वार्टी होती है तो हम सारे क्या चाहते हैं कि वो ख़त्म ही ना हो, वो चलती रहे। इस तरीके से मैंने लिंक किया था कि टू इंक्रीज इसका मीनिंग होता है। आगे देखते हैं एक बारी 14 सेंटेंस को। ए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, वन दैट वुड severely curtail unauthorized fishing and help in an orderly sharing of and sustainable use of resources by fishermen from both sides are long overdue। भाई सीधी सी बात थी, जितना बड़ा सेंटेंस उतना छोटा एरर। ए एक आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन दिखा, सॉल्यूशन कैसे पता चला जी, इसके पीछे शन था। ऐसे भी नहीं सीख पाते तो आर्टिकल लगा लेते, दा सॉल्यूशन बन जाता तो भी पता लग जाता भाई नाउन है। कॉम्प्रिहेंसिव एक एडजेक्टिव था तो सब्जेक्ट क्या बना, सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन के लिए वर्ब आई यहाँ जाके। भाई आपने सीखा है दो कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक कोमा यहाँ दिखा और एक कोमा मुझे यहाँ दिखा, यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी थी जी, बोलो ये कैसी थी, ये थी
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो सॉल्यूशन आर लॉन्ग ओवर ड्यू या सॉल्यूशन इज और लॉन्ग ओवर ड्यू। भाई एक सीखने वाली वो क्या है भाई, करटेल, कहाँ गई करटेल। करटेल का मतलब होता है कम करना, टू डिक्रीज। करटेल का मतलब होता है जी कम करना, टू डिक्रीज। जब उसे डिक्रीज कैसे करोगे भाई, किसी के दर्द को भी कम कर सकते हो, किसी की पीड़ा को भी, किसी चीज़ के इस्तेमाल को भी कम कर सकते हो, इसका मतलब होता है कम करना। और मैंने इसे याद कैसे किया था भाई, मैंने इसे याद किया था, इसके अंदर दिखा मुझे कर से भाई हरियाणा में नहीं बनती क्या अपने, वो कढ़ी बनती है, कढ़ी कहते हैं उसको, वैसे बेसिकली हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि भाई कढ़ी बनी थी और उसमें तेल बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा मम्मी से, मम्मी कढ़ी में तेल थोड़ा कम कर दो। इस तरीके से लिंक कर लिया था, आप भी कर लो। आगे बढ़ते हैं जी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन फेसिस ए नंबर ऑफ चैलेंज एट होम एंड अब्रॉड। भाई ए नंबर ऑफ चैलेंजेस, यहाँ प्लूरल लगाना था। क्यों प्लूरल लगाना था भाई, ए नंबर का मतलब है कई सारी चीज़ें थी, और कहाँ से होंगी कई सारी चीज़ें, चैलेंजेस में से ही तो निकलेंगी। तो यहाँ क्या एरर बनता है, यहाँ चैलेंजेस का एरर बनता। आगे आ जाओ। हाउ एवर द मोस्ट प्रेसिंग इशू फेसिंग द बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन इज America's relation with Iran gave the concern that the present scenario may upend Washington's non-proliferation strategy and increase tensions in the energy-rich Gulf region। भाई अभी जानते ही हो अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रंप की सरकार चली गई और वहाँ पर राष्ट्रपति कौन बन गए, बाइडेन साहब बन गए। तो अब कहता है कि जो मोस्ट प्रेसिंग इशू है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, भाई द आर्टिकल मोस्ट प्रेसिंग इशू, ठीक है, मोस्ट एडजेक्टिव, प्रेसिंग फिर से एडजेक्टिव, इशू एक नाउन, और फेस कौन कर रहा है जी उसको, फेस कौन कर रहा है, फेस कर रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। उसके सामने क्या दिक्कत है भाई, ट्रंप भाई साहब ईरान के साथ सारे तरीके से रिश्ते बिगाड़ के चले गए। तो ये वही बता रहे हैं कि उसके जो रिश्ते हैं ना ईरान के साथ वो बहुत ख़राब है। अमेरिकाज रिलेशन विद ईरान गेव नहीं भाई, गिवन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस रिलेशन को क्वालिफाई ये वर्ब कर रही थी, रिलेशन को क्वालिफाई ये गेव कर रहा था, और ये क्वालिफाई करता तो यहाँ V3 चाहिए थी, यानी बच्चों पास्ट पार्टिसिपल चाहिए था, ठीक है। गेव द कंसर्न दैट द प्रेजेंट सिनेरियो में अपएंड, और भाई ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आज के समय में घटनाक्रम चल रहा है, सिनेरियो मतलब जो सीन चल रहा है, में अप एंड का मतलब होता है टू एंड, इसके अंदर ही दिख रहा है भाई टू एंड। वाशिंगटन्स नॉन प्रोलिफरेशन स्ट्रेटेजी, भाई प्रोलिफरेशन होता है टू इंक्रीज, और नॉन प्रोलिफरेशन भाई कि वो उसे इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो जो भाई ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन्स चल रही थी आज के समय में, बाइडेन भाई साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जो एक स्ट्रेटजी रखते हैं कि उन टेंशन्स को और नहीं बढ़ाएंगे, भाई उन्हें सोल्व कैसे करेंगे इन एनर्जी रिच इन गल्फ रीजन। भाई गल्फ रीजन में तेल वेल के भंडार होते हैं, सीधी सी बात है। उसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आज से नहीं चल रहा, पिछले 4 या 5 साल से चल रहा है। ये इस पर प्रतिबंध लगाता ही जा रहा है। और भाई इस वजह से क्या हो रहा है, ट्रंप के काल में रिश्ते और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब ये भी इस्लामिक कंट्री है, इसके साथ और भी कई इस्लामिक कंट्रीज़ है, तो वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका की चीज़ों का बायकट कर रहे हैं। उसके पास कमोडिटी तो है बट मार्केट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए ये उत्तर बता रहे हैं कि अब उसे सही करें कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे बढ़ते हैं। सेवरल ऑफ मिस्टर बाइडेन्स टॉप अपॉइंट इन द फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी अरेनाज वर इन्वॉल्व इन द नेगोशिएशन विद ईरान दैट लेड टू द न्यूक्लियर डील ऑफ 2015। कह रहे हैं भाई यूँ है कि जो 2015 में इनके बीच में एक डील हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उस समय के जो अपॉइंटीज थे ना वो आज भी इसकी सरकार में है। अब मुझे एक बात तुम बता दो, सेवरल के बाद कैसा नाउन आएगा, सेवरल बॉय या सेवरल बॉयज, सेवरल बेंचेस या सेवरल बेंच। सेवरल के बाद बच्चों प्लूरल नाउन आना चाहिए था, तो मैं अपॉइंट लगाता या मैं अपॉइंटीज़ लगाता, भाई मैं अपॉइंटीज़ लगाता, इसके पीछे EES लगा के इसे क्या कर देता बच्चों, मैं इसे प्लूरल बना देता। आगे बढ़ते हैं। दे इंक्लूड वेंडी शेरमैन द ओरिजिनल डील्स प्राइमरी नेगोशिएटर हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड विलियम बर्न्स हु वॉज इन्वॉल्व इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ forging the Iran nuclear deal as head of Central Intelligence Agency।
भाई सीधी सी बात है, रिश्तों को ठीक करेंगे कैसे, क्योंकि जब रिश्ते खराब हुए उस समय एक भाई साहब थे वेंडी शेरमन, ये क्या थे, CIA के एजेंट थे, और इन्होंने क्या किया था, जो ईरान न्यूक्लियर डील कर रहा था उसे फॉर्जिंग, उसमें अपनी सेंध लगाई थी, उसमें अपने वो भेजे थे, फॉर्जिंग होता है जालसाजी करना, उसमें गड़बड़ कर दी थी भाई, उसमें अमेरिका ने सेंध लगा दी थी। तो रिश्ते अब इतने ख़राब है, वो बंदे आज भी सरकार में हैं, तो रिश्ते सुधरेंगे कैसे। एरर की अगर बात आई तो इसमें एरर दिखा सुपर फ्लोज का, भाई नॉमिनेटेड के साथ एज नहीं आता, ये सुपर फ्लोज का एरर बनाता है। नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि आपने उसे किसी पोस्ट वोस्ट पर कहीं ना कहीं नॉमिनेट किया है, तो अब एज लगाने की आवश्यकता नहीं थी बच्चों, इसीलिए इस एज को मैं क्या कर सकता था, इस एज को मैं काट सकता था और काटना ही था। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बाइडेन प्रेस सेक्रेटरी जेन पेसिकी इन हर वेरी फर्स्ट press conference clearly stated that the new administration intends to constrain Iran through diplomacy, not sanctions, and reaffirmed Mr. Biden's position that he would be willing to return to the JCPOA if Tehran does the same। भाई सीधी सी बात है, जो मिस्टर बाइडन की प्रेस सेक्रेटरी है ना, ये उसका नाम है, उसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कह दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जो हमारा न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कोशिश करेगा ईरान को रोकने की, कैसे, डिप्लोमेसी से। भाई डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है डिप्लोमेसी कूटनीति से। भाई एक बच्चे को आप डांट दोगे, मान लो एक बच्चा शरारत कर रहा है, आप उसे डांट दोगे तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी, एक आप उसे आंखें दिखा दो तो भी वो डर के बैठ गया, तो वही चीज़ होती है डिप्लोमेसी, भाई कूटनीति, उसे डरा के ही रोक लो, ना कि उस पर सैंक्शंस लगा के उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। और फिर कहता है कि हम दोबारा से ये कोई इनका एग्रीमेंट होगा JCPOA, इसमें एंटर कर जाएंगे भाई अगर तेहरान यानी ईरान की राजधानी, भाई इसी तरह बात होती है, इंडिया की बाहर बात होती है तो दिल्ली ही लिखा जाता है, कैपिटल की बात होती है तो कहता है भाई अगर तेहरान भी उसके अंदर एंट्री करेगा तो हम भी एंट्री कर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ एरर मुझे क्या दिखा, एरर मुझे दिखा, एक मिनट, मिस्टर बाइडन प्रेस सेक्रेटरी, पहले में ही एरर दिख गया भाई, मिस्टर बाइडन प्रेस सेक्रेटरी, इसका मतलब तो बना भाई, आप सबको पता है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज होगी कि बाइडन तो राष्ट्रपति है, ये तो कह रहा है कि जो बाइडन है वही प्रेस सेक्रेटरी है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, बाइडन एक अलग व्यक्ति है और उसकी प्रेस सेक्रेटरी है, यानी इस प्रेस सेक्रेटरी पे बाइडन की पोजीशन दिखानी है, और हमने तो सीखा है लिविंग बीइंग की पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लो दो अलग अलग चीज़ें निकलाई ना कि भाई बाइडन की प्रेस सेक्रेटरी है, यानी दो अलग अलग बंदे हैं, यही एरर था। आगे बढ़ते हैं भाई, 20th सेंटेंस को देखो एक बारी। ऑन इट्स पार्ट द ईरानियन regime has signaled that it is willing to honor the agreement and reverse the step undertaken recently if the US withdraws all sanctions imposed on Tehran by the Trump administration। भाई ऑन इट्स पार्ट कहता है, जो अमेरिका को कहना था वो कह लिया, इट्स पार्ट का मतलब अब किसने कहा, अब ईरान ने कहा, ईरान ने अपने हिस्से से क्या कहा भाई, ईरान का जो रिजाइम था, शासन था, उसने सिग्नल का मतलब होता है इशारा कर देना, ठीक है, सिग्नल का मतलब होता है भाई इशारा करना, तो उसने सिग्नल दिया है कि भाई हम भी क्या करते हैं, इस एग्रीमेंट को मानना चाहते हैं, और जो हमने अमेरिका के ऊपर भाई वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, ईरान प्रतिबंध तो नहीं लगा सकता, लेकिन जो डिप्लोमेसी खेल रहा है, अमेरिका को बदनाम कर रहे हैं, हम भी उन सबको रोक देंगे। और भाई जो ट्रंप के टाइम में रिश्ते खराब हुए थे, अगर अमेरिका उन सैंक्शंस को हटाता है तो हम भी वापस से रिश्ते सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। बेसिकली सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं था जी, सेंटेंस बिल्कुल ओके था। कुछ वो कैब डाल दी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब एक या दो शीट्स के बाद फिलर्स आएंगे और अब हमारी वो कैब थोड़ी बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि एरर्स के अंदर भी बहुत वो कैब की अलग से भी हमने प्रैक्टिस की है और सिनोनिम एंटोनिम्स की शीट्स भी हम कर ही रहे हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। भाई कोई बड़ी सी नेचुरल लेक हो या आर्टिफिशियल लेक हो जहाँ से पानी सप्लाई के लिए दिया जाता है, उसे रिजर्वर कहते हैं। भाई याद करने की बात आई तो मैंने तो ऐसे याद रखा, बाइक में एक वो नहीं होता क्या बटन जिसमें कहते हैं रिजर्व में लगा ले भाई, यानी पेट्रोल ख़त्म हो गया तो रिजर्व में लगा ले, वहाँ से निकाल लो चल जाएगी। तो ये रिजर्वर वही तो है भाई, घर में पानी ख़त्म हो गया तो उस लेक से ले लो, चल जाएगा काम।
आगे बढ़ते हैं जी। ए स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ ए हाउस यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेज एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क। भाई पहले भी सीखा था, डिशेज का मतलब होता है जी बर्तन धोना, वॉशिंग डिशेज का मतलब बर्तन धोना, डूइंग डिशेज भी कह देते हैं। तो भाई किचन वगैरह में जो एरिया नहीं होता वॉश बेसिन या वॉश सिंक जैसा, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्कलरी बोलते हैं जी। याद सीधा सीधा कर लेना भाई, मुझे नहीं पता क्या था। ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड। भाई तलवार को या चाकू को रखने के लिए जो एक कवर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे शीत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। याद करने की बारी आई तो इस वर्ड को मैंने कैसे याद रखा भाई, शी। किसी आदमी की शादी हुई तो उसकी जो वाइफ थी शी, उसे एक दिन गुस्सा आ गया, हीट। भाई शी एक दिन हीट में थी तो उसने क्या किया, तलवार या चाकू का कवर निकाल दिया और वो हाथ में पकड़ ली। तो मैंने ऐसे याद रखा था भाई, शी को जब हीट आई तो उसने कवर हटा दिया तलवार या चाकू का, यानी इस शीत का मतलब ही था बच्चों क्या, कवर। एक और वर्ड मेरे पास निकल कर आया इसी से, स्कैबर्ड। भाई स्कैबर्ड भी होता है तलवार का कवर, स्कैबर्ड भी क्या होता है जी, तलवार का कवर। इसे याद कैसे रखा, इसे ऐसे याद रखा था भाई, शादी वादी में तलवार लेके निकलते हैं लड़के, तो भाई शादी हो गई, अब कहते हैं उस तलवार को बेड के अंदर यानी कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर छुपा दो। क्यों छुपा दो, कभी झगड़ा वगड़ा हो गया, आपको काट वाट ना दे आपकी वाइफ, इसीलिए स्कैबर्ड बनाया, मैंने ऐसे लिंक किया था। एक और वर्ड कवर से ही मुझे याद आ गया बच्चों, होल्स्टर। होल्स्टर, भाई होल्स्टर क्या होता है, बंदूक वगैरह होती है ना, जो बंदूक होती है बच्चों कुछ ऐसी सी होती है बंदूक, उसका जो चमड़े का एक कवर नहीं होता, बंदूक का कवर रखते हैं चमड़े का, उसे होल्स्टर कहते हैं। याद करने की बारी आई तो भाई मैंने तो इसे कुछ यूँ याद किया था, होल्स्टर। इसके अंदर दिखा होल, कह रहा है भाई होल कर देता है ये, किसके अंदर, स्टार्स के अंदर भी होल कर देता है। क्यों होल कर देता है जी, क्योंकि इसके पास बंदूक है। ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास निकल कर आया, ए रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन इन ए बोर्डिंग स्कूल। भाई किसी बोर्डिंग स्कूल के अंदर कोई कमरा हो या कोई बिल्डिंग हो बीमार बच्चों के लिए, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं सैनाटोरियम। भाई नेक्स्ट वर्ड आया, ए लार्ज टॉल कप बोर्ड इन विच क्लॉथ्स में बी हंग और स्टोर्ड। भाई जहाँ कपड़े वपड़े नहीं टांगे जाते उसे वार्डरोब भी कहते हैं, जो सबको पता ही है। ए ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। भाई बंदूकें वगैरह और ये मिसाइल लॉन्चर वगैरह जब एक जगह से यूज़ करते हैं एक जगह पे तो उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं जी, बैटरी कहते हैं। याद कर लेना भाई, ये बैटरी वाला मुझे आज तक याद हुआ ही नहीं, इस शीट में है, मैंने तुमको बता दिया बट मुझे याद नहीं हुआ। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसे कहते हैं भाई बेल। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसे कहते हैं जी बेल। भाई उसमें कुछ सामान वगैरह डालने के लिए, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक लार्ज बंडल रखते हैं जिसके अंदर ये सरिये वगैरह डाल के ले जाते हैं, ट्रक वगैरह पीछे लगता है वेसल सा, उसे कहते हैं बेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़। भाई एक मिनट, ब्यूटीफुल लेडीज़ का ग्रुप नहीं, वो कुछ और था। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। ए लार्ज गैदरिंग ऑफ, भाई लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर टाइप, इसे बैवी कहते हैं। और वैसे मैंने पढ़ा था ग्रुप ऑफ लेडीज़, भाई लेडीज़ का कोई ग्रुप हो तो उसे भी बैवी कहते हैं। हमने कैसे याद किया था जी, हमने ऐसे याद किया था कि ये लेडीज़ का कुछ ग्रुप था और सारे इनको अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, भाई इनसे शादी करना चाहते हैं। इस तरीके से बेसिकली लिंक करके याद कर लिया था, आप भी कर लो। आगे बढ़ते हैं जी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजली गिवन एज ए प्रेजेंट। भाई जब फूलों का एक वो नहीं देते हम, बुक्के टाइप, ये वही है बुक्के, इसे ही कहते हैं। ठीक है, ए फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। भाई जो जानवरों की फैमिली होती है, यंग एनिमल्स की, बेसिकली जिसमें बच्चे होते हैं छोटे इनके जानवरों के, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं हम ब्रूड। उसे क्या कहते हैं जी, हम उसे कहते हैं ब्रूड। तो यही थी आज की शीट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी करो कि पसंद क्यों नहीं आई, और इसे अपने फ्रेंड्स साथियों के साथ शेयर भी करो ताकि उन सब की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।